हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। मेरा नाम प्रतिमा है और शो का नाम आप जानते ही हैं, मिड मॉर्निंग मसाला, एक ऐसा शो जिसमें हम आपको बहुत तरह की बातें बताते हैं जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वैसे हम आपको कई दिनों से बताते आ रहे हैं कि यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन की तरफ से हम लेकर आए हैं स्वास्थ्य संकल्प कैंपेन, जिसमें हम आपसे तरह तरह की बातें कर रहे हैं जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई हैं। यूनिसेफ को हमेशा ही ख्याल रहता है आपकी सेहत का, और आज एक सेहत से जुड़ा विषय लेकर हम फिर से आ चुके हैं आपके बीच। देखा जाए तो मौसम जब बदलता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, न सिर्फ हमारे आसपास बल्कि जो वेदर जब चेंज होता है तो हमें तरह तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है, टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ या अनीमिया हुआ, इन सब केसेस में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घटते जाते हैं। तो आज का हमने टॉपिक भी यही लिया है, प्लेटलेट्स की ज़रूरत। प्लेटलेट्स की ज़रूरत क्यों है, किस तरह से हम प्लेटलेट्स ले सकते हैं, और इसके बारे में सारी बातें करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारी डॉक्टर साहिबा को। आप हैं KGMU की डॉक्टर तुलिका चंद्रा। हेलो मैम, वेलकम इन अवर शो। हाँ, थैंक यू। बता दें आपको कि आज हमारे साथ हैं KGMU से ही डॉक्टर तुलिका चंद्रा। आप प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग यानी ब्लड बैंक में। मैम, आज का हमारा टॉपिक है प्लेटलेट्स की ज़रूरत। तो देखा जाए तो मैम, जैसे ही वेदर चेंज होता है तो डेंगू है, टाइफाइड है, अनीमिया है, ये सब बहुत ज़्यादा केसेस आने लगते हैं। तो प्लेटलेट्स की ज़रूरत क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, बिल्कुल सही कहा। जैसे ही मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी की तरफ जाता है, तो बहुत सारी बीमारियां हैं, वायरल फीवर्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर के अंदर ग्रो करते हैं और उसकी वजह से हमें अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे उसमें थोड़ा नाम आपने लिया, डेंगू है, और एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया, तो खैर कैंसर टाइप की बीमारियां हैं। लेकिन और भी बहुत सारे वायरल फीवर हैं। डेंगू नेगेटिव आने के बाद स्वाइन फ्लू वायरस है। अब इस समय सब वायरल फीवर में एक प्राय एक चीज़ देखी जाती है कि आप रेगुलर यूज़ में अपनी ब्लड काउंट्स कराते हैं, और जो ब्लड काउंट्स हमारी नॉर्मल रेंज प्लेटलेट्स की हैं वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में है। अगर 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में है तो चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन वायरल फीवर में प्रायः देखा जाता है ये काउंट्स कम हो जाती हैं, कभी 1 लाख हो जाती हैं, कभी 80,000 हो जाती हैं, कभी उससे भी कम हो जाती हैं। और यही एक कारण होता है लोगों में डर होने का, क्योंकि उन्हें पता है ये नॉर्मल से नीचे हो गई और अब हमें प्लेटलेट्स की ज़रूरत है। जी मैम, आपने कहा कि अगर ये कम हो जाती हैं तो थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है। कितनी काउंट से कम हो जाती हैं तो एक चिंता का विषय बन जाता है। और प्लेटलेट्स कब चढ़ाई जाती हैं मरीज को? देखिए, इसकी बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। प्लेटलेट्स किस लिए यूज़ होती हैं बॉडी में? खून जैसे बहते ना पाए, खून का थक्का बनाने में, और इसका रोल भी हमारे शरीर के अंदर यही है। तो जो गाइडलाइंस कहती हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, जो नॉर्मल रेंज प्लेटलेट्स की है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में है। अगर 1.5 लाख से कम है प्लेटलेट्स तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब प्लेटलेट की कमी। अब प्लेटलेट्स चढ़ानी चाहिए कि नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसके पीछे लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिकित्सक से पूछते हैं, अपने परिवार वालों के लिए वरी करते हैं, और जो सही भी है। लेकिन कहते हैं नॉलेज होना, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम उचित इलाज की तरफ जा पाएं। कहीं चीज़ का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए जिससे मरीज़ का भी नुकसान हो और शायद रिसोर्सेज को भी वेस्ट किया जाए। तो इसमें सबसे पहले जो गाइडलाइंस हैं, 2 तरीके से प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं, जिसे कहते हैं प्रोफिलैक्टिक और थेरेप्टिक। थेरेप्टिक का मतलब ये ट्रीट करने के लिए, उसका क्योर करने के लिए। थेरेप्टिक प्लेटलेट्स तब चढ़ाई जाती हैं जब मरीज को खून बहना या खून का रिसाव शुरू हो जाता है। वो कहीं से भी हो सकता है, मुंह से खून की उल्टी हो सकती है, काले पखाने हो सकते हैं, या कहीं पे चोट लगने में खून बहता रहता है, या मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके मतलब जो प्लेटलेट्स की कमी है, अगर 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स है, चाहे वो 1 लाख भी हो, 80,000 भी हो, और इस तरह के उसके सिम्टम्स मिल रहे हैं कि उसके अंदर से खून का रिसाव हो रहा है, तब उसको प्लेटलेट्स चढ़ाना आवश्यक है। इसको कहते हैं थेरेप्टिक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। दूसरा ट्रांसफ्यूजन है प्रोफिलैक्टिक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। अगर आपके अंदर कहीं से खून का रिसाव नहीं हो रहा है, खून निकल नहीं रहा है, और केवल प्लेटलेट काउंट कम हो रही है, तो प्लेटलेट्स मत चढ़ाइए। प्लेटलेट्स चढ़ाने का इंडिकेशन ये है कि जब प्लेटलेट की काउंट 20,000 से नीचे, उन लोगों में जैसे उनकी ओल्ड एज है या बहुत कोमॉर्बिडिटीज हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो 20,000 के नीचे पहुंचती हैं,
तब हम प्लेटलेट चढ़ाने की उन पे सोचते हैं, उसको कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही है। इसे कहते हैं प्रोफिलैक्टिक, एक अंदाजा है, एक सोच है कि शायद कोई दिक्कत हो जाए इसलिए चढ़ाते हैं। लेकिन अगर हेल्दी पर्सन है और यंग पर्सन है और उसकी प्लेटलेट्स कम हो रही है, 10,000 तक हम वेट करते हैं। 10,000 के नीचे अगर प्लेटलेट काउंट जाती है तभी हम उसको प्लेटलेट्स चढ़ानी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है इस गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, क्योंकि हर ब्लड कंपोनेंट का अपने फ़ायदे और नुकसान है। और अगर आप मरीज़ को तो नुकसान करेंगे जब उसको ज़रूरत नहीं है आप उसको वो चीज़ दे रहे हैं। और दूसरी बात है, क्योंकि आप देखिए ब्लड एक स्केर्स रिसोर्स है, आसानी से मिलता नहीं। एक इंसान के खून से निकल के दूसरे इंसान में जाता है और आसानी से कोई रक्तदान नहीं करता। तो जो चीज़ कम है उसको मिले जिसको ज़रूरत है, जिसको फ़ायदा हो जाए, उसको ना मिले जिसको ज़रूरत नहीं है और केवल अपनी मेंटल पीस के लिए शायद चढ़ा दे, लेकिन शायद उससे उसके मरीज को फ़ायदा भी ना हो। अगर हम प्लेटलेट्स के टाइप्स की बात करें तो ये कितने प्रकार की होती है? देखिए, जो प्लेटलेट्स हमें मरीजों को चढ़ानी चाहती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, रैंडम डोनर प्लेटलेट और सिंगल डोनर प्लेटलेट। इसलिए दिमाग में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके मरीज़ के लिए क्या मांगा जा रहा है। देखिए, सब जानते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट डेफिनेटली बेटर होती है, अच्छी होती है, मरीज़ के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है। रैंडम डोनर प्लेटलेट ख़राब नहीं होती, वो भी अच्छी होती है, लेकिन अगर हम कहें 20-21 का फ़र्क है तो एक 20 है, 21, 10-11 नहीं है कोई। तो दोनों चीज़ें आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। सिंगल डोनर प्लेटलेट के लिए ये होता है कि आपको सेम ग्रुप का डोनर लाना पड़ता है, वो महंगी भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, सेम ग्रुप डोनर नहीं है, तो वो बहुत बार नहीं मिल पाती हैं। लेकिन रैंडम डोनर प्लेटलेट कोई भी जो स्वैच्छिक रक्तदान करता है उसके ब्लड में से एक यूनिट बन जाती है, जैसे उसमें PRBC बनता है, प्लाज्मा बनता है और प्लेटलेट बनती है। जो प्लेटलेट बनती है उसे कहते हैं रैंडम डोनर प्लेटलेट, और ये ज़्यादातर ब्लड बैंक्स में अवेलेबल होती है। तो इसलिए अवेलेबिलिटी की दिक्कत नहीं होती है। जहाँ कहते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं मिल रहा, अगर उससे थोड़ा सा भी कम अच्छा मिल जाए लेकिन आपके मरीज़ को फ़ायदा हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। इसलिए इन दोनों प्लेटलेट्स के डिफरेंस को समझना, रैंडम डोनर प्लेटलेट और सिंगल डोनर प्लेटलेट को समझना अति आवश्यक है। मैम, अभी आपने एक टर्म यूज़ किया सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, तो ये सिंगल डोनर प्लेटलेट्स क्या है और इसे लेने का तरीका क्या है? सिंगल डोनर प्लेटलेट जो हमने यूज़ किया है इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SDP। SDP ये कभी भी ब्लड बैंक में स्टोर्ड नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स की जो स्टोरेज टाइम होता है वो बहुत कम होता है, 5 दिन का, और वो कलेक्शन से 5 दिन होता है। तो जब कोई यूनिट कलेक्ट होती है उसके बाद उसकी जांचें होती हैं, तो 1-2 दिन जांच में रख पाते हैं, तो 3 दिन का टाइम लगता है सप्लाई करने के लिए। तो इसलिए सिंगल डोनर प्लेटलेट ब्लड बैंक में स्टोर नहीं होती हैं। सिंगल डोनर प्लेटलेट के लिए ब्लड बैंक एक प्रोसीजर करते हैं जिसे कहते हैं एफेरेसिस प्रोसीजर और प्लेटलेट फेरेसिस प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर से क्या होता है कि आप सेम ग्रुप का डोनर लाते हैं। जब सेम ग्रुप, जैसे आपके मरीज का ग्रुप सपोजिंग ए ग्रुप है, तो आपको ए ग्रुप का ही डोनर लाना पड़ेगा। उसकी पूरी जांच होती है ब्लड बैंक में। जांच से मेरा मतलब कि उसकी हीमोग्लोबिन, उसकी काउंट्स, उसकी प्लेटलेट काउंट्स, साथ में HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C जैसी बीमारियों की जांच भी होती है, और उसकी वेन्स भी देखी जाती हैं और उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है। अगर सब मापदंड में वो फिट बैठता है तो एफेरेसिस की प्रक्रिया उस पर की जाती है। अब आप हमसे पूछेंगे एफेरेसिस की प्रक्रिया क्या है? एफेरेसिस की प्रक्रिया ये होती है कि एक मशीन के साथ डोनर को लेटाया जाता है। उस मशीन में एक हाथ से ब्लड निकलता है, मशीन में जाता है, वो प्लेटलेट्स वहाँ से निकालती है और फिर दूसरे हाथ से खून को वापस भेज देती है। और ये 1-1.5 घंटे तक पूरा सिस्टम चलता है, प्रक्रिया चलती है। जब भी आप SDP कराने आए तो सोच के आए कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले जांच होगी और फिर 1-1.5 घंटा प्रोसीजर में लगेगा। और जब ये प्रोसीजर पूरा हो जाता है तो मरीज का ब्लड अपने अंदर चला जाता है, लेकिन प्लेटलेट्स बाहर आ जाती हैं, और उन प्लेटलेट्स को उसी मरीज जिसके लिए, जैसे ए ग्रुप के मरीज के लिए डोनर आया है, तो उसको दे दी जाती हैं, जो उसको चढ़ाई जाती हैं। इसलिए सिंगल डोनर प्लेटलेट के लिए ध्यान रखिए, जब भी आपको सिंगल डोनर प्लेटलेट की ज़रूरत हो तो सबसे पहला काम करिए कि सेम ग्रुप का डोनर ढूंढिए जिसका वही ग्रुप हो, और उस ग्रुप के डोनर को लेके ब्लड बैंक में आइए मरीज के रिक्विजिशन फॉर्म सैंपल के साथ, जहां पर उसके एफेरेसिस की प्रोसीजर होगा, और उसके बाद ही वो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स आपको मिल पाएंगी। जी, और मैम, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि सिंगल डोनर प्लेटलेट्स हमें नहीं मिल रहा है, उस केस में मरीज को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी सिचुएशन काफ़ी कॉमन है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आपको तुरंत सेम ग्रुप का डोनर मिल जाए। तो उसका तरीका ये है कि आप अगर सिंगल डोनर प्लेटलेट मिली तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। रैंडम डोनर प्लेटलेट्स ब्लड बैंक में उपलब्ध होती हैं, क्योंकि जो लोग स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं उनके प्लेटलेट्स उनसे बनती हैं।
आप उसके बदले में वो ले सकते हैं। वो कोई भी ग्रुप का डोनर वो डोनेट करेगा, वो नॉर्मल डोनेशन करेगा और उसमें आपको रैंडम डोनर प्लेटलेट्स मिल सकती हैं। और जैसे पहले भी मैंने कहा कि वो कुछ बुरी बात नहीं है, 20-21 का फ़र्क है, लेकिन इमरजेंसी में आप उसको बहुत आसानी से दे सकते हैं। हाँ, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स के लिए खास बात ये होती है कि ये सेम ग्रुप की प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया स्टोरेज टाइम बड़ा लिमिटेड होता है और पूरे संसार में सेम ग्रुप की प्लेटलेट्स अगर उपलब्ध कराएंगे तो शायद कभी किसी को प्लेटलेट्स मिले ही ना। किसी भी ग्रुप की प्लेटलेट्स ओवर द काउंटर दी जा सकती हैं और एक नॉर्मल अडल्ट को 4 यूनिट ऑफ प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है, जिससे उसकी प्लेटलेट काउंट्स 5 से 10 हज़ार तक बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसको बार बार 20, 25, 30, 40 यूनिट चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है रैंडम डोनर प्लेटलेट्स की, तो वहां पे सिंगल डोनर प्लेटलेट रिकमेंडेड है, क्योंकि इतनी सारी रैंडम डोनर प्लेटलेट्स है। आप सोचिए 4 अलग अलग लोगों के शरीर का वो खून है जो 4 प्लेटलेट्स हैं, तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो सकती हैं। कोशिश की जाए कि सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, अगर रैंडम डोनर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा चढ़ानी हो, 40-50 चढ़ानी हो, तो वहाँ सिंगल डोनर प्लेटलेट ढूंढने की कोशिश की जाए। लेकिन जैसे पहले भी कहा कि अगर उस वक्त डोनर नहीं मिल रहा है तो इमरजेंसी में रैंडम डोनर प्लेटलेट चढ़ाने में भी पूरा फायदा होता है। मैम, एक हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, उनका ये कहना है कि क्या प्लेटलेट्स चढ़ाने से कोई नुकसान भी हो सकता है या बॉडी में इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है? जी, जैसे कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपने नुकसान होते हैं, तभी हम बार बार कहते हैं कि ब्लड चढ़ाने या प्लेटलेट चढ़ाने से पहले 10 बार सोचिए। मरीज को जब ज़रूरत है तभी चढ़ाएं, क्योंकि उससे उसको नुकसान भी हो सकता है फ़ायदे के साथ साथ। तो उस चीज़ को एक्सपोज करना ज़रूरी नहीं है। जैसे सिंगल डोनर प्लेटलेट और रैंडम डोनर प्लेटलेट सब प्लाज्मा में होती हैं और उससे शरीर में रिएक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि किसी और व्यक्ति का ब्लड, चाहे वो कोई भी हो, हर वक्त डिफरेंट होगा अपने ब्लड से, चाहे वो आपका सगा हो चाहे सगा नहीं हो, और उसकी वजह से थोड़े एंटीबॉडीज़ एंड इन्फेक्शंस होते हैं जो आपके शरीर के अंदर आएंगे और वो उसके अंदर ग्रो कर लेंगे और उसके अंदर वेरियस विकृति पैदा कर सकते हैं। तो इमीडिएट इमरजेंसी मैनेजमेंट में तो प्लेटलेट्स या ब्लड या प्लाज्मा चढ़ाना ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट किसी चीज़ का कर रहे हैं और उसके लिए कोई और आधार है, जैसे कोई इंजेक्शन है, कोई दवाई है, पहले वो ट्राई करें उससे पहले कि पहले प्लेटलेट्स चढ़ाएं। तो जब हम कह रहे थे कि जब आपको प्लेटलेट्स, तभी ये गाइडलाइंस भी बनी है कि एक आप एंटिसिपेट करें, जैसे ही प्लेटलेट्स आपकी कम होती हैं 70-80 हज़ार और कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो घबराइए नहीं, प्लेटलेट्स चढ़वाने के लिए दौड़िए नहीं और अपनी मेंटल पीस के लिए मत चढ़ाइए, क्योंकि आपके पेशेंट को उसे चढ़ाने से थोड़ा नुकसान भी होगा। उसके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी जो उसको रिफ्रैक्टरी, मतलब अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर देंगी आगे फ्यूचर उसके ट्रीटमेंट के लिए। तब ज़रूरी है, या तो ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेटलेट काउंट कम है, वो कितनी भी कम है, 1.5 लाख से कम, तब चढ़ाएं, और ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो 20,000 के जब तक पहुंचती नहीं है तब तक प्लेटलेट्स ना चढ़ाएं। इससे आपका मरीज भी सेफ रहेगा और जैसे मैंने कहा कि जिनको सच में ज़रूरत है वो कम रिसोर्सेज वाले, उनको मिल जाएगी, उनका नुकसान नहीं करेगी जिनको चढ़ाया जा रहा है बिना ज़रूरत के। जी, तो मैम अगर प्लेटलेट्स 20,000 के कम है तभी चढ़ानी है, तो 20,000 के अगर ऊपर हैं तो किस तरह से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है? कुछ खान पान को अपना अच्छा करना है या मेडिसिन ही इसका एक जरिया है? देखिए, प्लेटलेट्स की जो काउंट्स होती हैं, जैसे वायरल फीवर में आप देखिए पहले डिप होती हैं, ज़्यादातर वायरल फीवर में 1.5 लाख के नीचे जाती हैं, 70-80 हज़ार पहुँचती हैं, 50 हज़ार, और फिर ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती हैं, ठीक हो जाती हैं और कोई ब्लीडिंग नहीं होती। उसका कारण ये है कि जैसे आपकी इम्यूनिटी, आपका खान पान, हाई रिच प्रोटीन डाइट, हरी सब्जियाँ, इन सब का सेवन करते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ती है, वो अपने आप आपका बोन मैरो ज़्यादा प्लेटलेट्स बनाने रखता है। तो अपने न्यूट्रिशन का विशेष ध्यान रखें जिससे कि आपकी प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ जाए, आपको प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। कभी कोई कहता है पपीते का जूस, लेकिन हाँ, प्रूवन फैक्ट्स नहीं है, लेकिन ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने खाने पीने, अपनी न्यूट्रिशन, एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए जिससे कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और प्लेटलेट्स कम होने के बावजूद वो उसको ओवरकम करके फिर से नॉर्मल आ जाए और आपको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। जी बिल्कुल, अपनी बैलेंस डाइट का हमेशा ध्यान रखना है, हम आपको हमेशा ही बताते हैं। तो अपनी डाइट में अच्छी चीज़ों को, मौसमी सब्जियों, मौसमी फलों को शामिल करिए और बिल्कुल हेल्दी रहिए। मैम, अगर हम इसके सावधानियों की बात करें तो प्लेटलेट्स लेते वक्त और जब प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं उस वक्त किस किस तरह की कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए?
देखिए, एक बार भी जब प्लेटलेट्स लेने चाहिए तो हमेशा लाइसेंस ब्लड बैंक से ही लीजिए। कभी भी खरीद के प्लेटलेट्स लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्लेटलेट्स को आंख से देख के कोई नहीं बता सकता कि वह संक्रमित है, गलत है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी लोगों की जो अज्ञानता का फ़ायदा उठा के उनको गलत कंपोनेंट दे सकते हैं। तो आप अपने पेशेंट को जीवन देने के लिए प्लेटलेट्स ले रहे हैं और बाद में वही प्लेटलेट्स उसका जीवन ले भी सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। लाइसेंस ब्लड बैंक में ही जाके अपना डोनेशन करिए और बदले में प्लेटलेट्स लीजिए। प्लेटलेट्स के लिए खास बात है कि कभी ये फ्रिज में नहीं रखी जाती, ठंड में नहीं रखी जाती। इसका टेम्परेचर होता है 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और ब्लड बैंक में जब रखी जाती है तो एक इक्विपमेंट होता है प्लेटलेट इंक्यूबेटर विद एजिटेटर, जो टेम्परेचर तो 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करता है, लेकिन प्लेटलेट्स को कंटिन्यूसली हिलाता रहता है। जब उसको हिलाता रहता है तो प्लेटलेट्स एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट्स का फायदा तभी है शरीर के अंदर जब वो शरीर के अंदर जुड़े, ना कि शरीर के बाहर जुड़ें। और उसको जुड़ने से रोकने के लिए उसको एजिटेशन का फंक्शन उससे मेंटेन करते हैं। तो जब आपको प्लेटलेट्स मिलती हैं तो पहली बात लेके तुरंत जाके जहाँ पे चढ़वानी है वहाँ पे चढ़ा दे। बीच में ना उसे ठंड में रखें, ना फ्रिज में रखें, और कभी भी फ्रिज में ना रखें। और सपोजिंग आपको लग रहा है कि थोड़ी देर हो रही है चढ़ाने में, 1-1.5 घंटे का टाइम लग रहा है, तो एक हाथ से दूसरे हाथ से प्लेटलेट्स बदलते रहें, और वो भी बाहर रूम टेम्परेचर में, जिससे कि उसका क्लम्पिंग एक्शन या जुड़ने का एक्शन बाहर ना हो, मरीज के अंदर ही जाए। और जब चढ़ानी हो तो उसको तुरंत चढ़ा दी जाए। और प्लेटलेट्स के लिए है कि जब मरीज को चढ़ानी हो तभी ले, रखने के लिए प्लेटलेट्स कभी नहीं ली जाती। अगर ये थोड़ी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको सही क्वालिटी, गुणवत्तापूर्वक प्लेटलेट्स मिलेगी और आपके पेशेंट को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और उससे उसको अपने बीमारी से उसकी खून का रिसाव कम हो जाएगा, उसकी काउंट्स बढ़ जाएंगी और उसको इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। जी मैम, क्या अगर फीवर किसी को है, जैसे कि थोड़ा बहुत फीवर है, तो लोग घर में ही अपना पैरासीटामोल खा लिया, इस तरह की दवाइयाँ खा ली, फीवर थोड़ा ज़्यादा दिन तक अगर हो जाता है तो ऐसे केस में भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं? जी, अगर जैसे फीवर लंबा खिंच रहा है तब भी प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाती हैं, क्योंकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा के प्लेटलेट्स चढ़वाना शुरू कर दें। वो जब हमने जैसे कहा ब्लीडिंग हो, खून का रिसाव हो, तभी प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं तो आप 20,000 तक रुक सकते हैं। जी बिल्कुल। तो 20,000 से जब कम होती हैं तो थोड़ा टेंशन की बात हो जाती है, लेकिन अगर उसके ऊपर है तो अपनी डाइट को अच्छा रखें। मेंटली पीस होना बहुत ज़रूरी है, आप मेंटली भी रिलैक्स रहें और खाने में अच्छी चीज़ों को, अपनी रूटीन अच्छा रखिए, खाने में अच्छी चीज़ों को शामिल करिए, अच्छी डाइट को शामिल करिए और अच्छे अच्छे गीत संगीत सुनिए। इसीलिए लेकर आते हैं हम भी आपके लिए अपना शो डेली, रोज़ाना हम आते हैं 12 से 3 आपसे मिलने। फ़िलहाल अब हमारे शो को यहीं पर हमें वाइंड अप करना होगा। मैम, चलते चलते हमारी आम जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, दान करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये बात प्लेटलेट्स की हो रही है तो प्लेटलेट दान, जो एफेरेसिस का प्रोसीजर होता है, हमने अक्सर देखा है कि लोग घूम रहे हैं और उनको दाता नहीं मिल रहे क्योंकि लोग डरते हैं। तो एक संकल्प लीजिए कि आप प्लेटलेट फेरेसिस के डोनेशन के लिए आगे आएंगे। शायद आपके किसी नियर एंड डियर वन दोस्त को ज़रूरत होगी तो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पूर्णतः सेफ प्रोसीजर है, आपकी पूरी जांच होने के बाद ही होगा। और ये भी दान है, रक्तदान है, और रक्तदान महादान होता है। बिल्कुल, रक्तदान महादान, ये ऐसा दान है जो किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। और जब आप किसी की ज़िंदगी बचाते हैं तो सोचिए, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि आज की इन बातों को आपने सिर्फ सुना ही नहीं होगा, आप अपनी ज़िंदगी में भी इन बातों को अमल करेंगे, शामिल करेंगे और किसी की ज़िंदगी बचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। फिलहाल आज हमने बातें कर ली प्लेटलेट्स की ज़रूरत टॉपिक पर। जानकारियाँ दी हमें डॉक्टर तुलिका चंद्रा मैम ने। आप KGMU से ही डॉक्टर साहिबा हैं, आप प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग यानी ब्लड बैंक में। मैम, आप अपना इतना कीमती समय लेकर यहाँ पर आई, इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्ते।